तो फाइनाइट पॉइंट क्वांटिटी हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट हेडिंग जो है इसमें दैट इज टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट ठीक है, कभी कभी नाम पूछ लेते हैं या कोई बुक्स वगैरह में, तो चलो पता होना चाहिए। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। देखो, हमने जितना भी टाइप ऑफ पढ़ा है उसको हम मेजरली दो चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसको कुछ लोग टाइप 1 कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, और दूसरी होती है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, दो तरह की होती है मेनली, रिमूवेबल टाइप और नॉन रिमूवेबल टाइप। रिमूवेबल मतलब कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम चाहें तो हम हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और नॉन रिमूवेबल मतलब फंक्शन में कुछ ऐसा है आप चाह के भी उसकी डिसकंटिन्यूटी दूर नहीं कर सकते, मतलब उसको भगवान भी डिसकंटिन्यूस होने से नहीं बचा सकता। रिमूवेबल मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको अगर आप चाहो तो आप बदल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, which can be removed by redefining the function at one point, cannot be removed discontinuity। और ये होती कौन सी है रिमूवेबल, इन विच लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट। और ये कौन सी होती हैं, इन विच लिमिट x टेंड्स टू a डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, दो टाइप है, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल वो होती हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो डिसकंटिन्यूटी किसी और रीजन से होती है, और रीजन से, ठीक है ना। बट यहां पे क्या है दूसरे वाली में कि जिसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको तो आप चाह के भी कंटिन्यूस नहीं बना सकते। ठीक है, यस सर। ठीक। अब कौन सी होती है भाई, इसमें दो टाइप की होती है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक होती है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट तो आप समझ ही गए, जैसे कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, और वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3, ये है। तो आपको पता है ये क्या है, इसके डोमेन में 3 नहीं है, डोमेन में इसके 3 नहीं है, तो आप इसको ऐसे तो लिखते हो कि ये x+3 के बराबर है जब x 3 नहीं है, और x बराबर 3 पे ये नॉट डिफाइंड है। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो y बराबर x+3 स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन 3 पे वो पॉइंट मिसिंग होगा, 6, लिमिटिंग वैल्यू 6 आएगी। क्यों? सही है, यस सर।
तो यहाँ पे एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है बट लिमिट आ रही है, तो ये डिसकंटिन्यूटी को हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। भाई एक कमी, एक पॉइंट की कमी है ना, अगर इस खड्डे को मैं भर दूं तो कंटिन्यूस हो जाएगा। यस सर। दिस कैन बी मेड कंटिन्यूस बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन, मतलब नई परिभाषा दे दें उसको थोड़ी सी एक पॉइंट पे। कैसे कि सर x+3 तो है ही जब x 3 नहीं है, मतलब ये था x² - 9/x-3, और जब x 3 है ना उसकी वैल्यू 6 कर दूं तो वो पॉइंट फिल हो जाएगा, वो कंटिन्यूस बन जाएगा। यस सर। तो आप इसको कंटिन्यूस बना सकते हैं, ठीक है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये रिमूवेबल टाइप कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है। ऐसी एक है आइसोलेटेड पॉइंट, वो भी नाम से क्लियर है कि पॉइंट तो है बट वो शिफ्ट हो गया कहीं, आइसोलेटेड है। जैसे भाई आपको पता है, मान लो कोई फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है ना कि ये हमेशा 0 होता है जब x इंटीजर होता है, और जब x इंटीजर नहीं होता तो ये हमेशा -1 होता है। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे पॉइंट मिसिंग थोड़ी है, पॉइंट तो है ही, लेकिन वो पॉइंट यहां से डिसलोकेट होके कहीं और चला गया, आइसोलेट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसको भी आप चाहो तो रीडिफाइन कर दोगे, इस पॉइंट पे मैं बोल दूंगा 0 की जगह -1 आ जाए तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। सर कैसे सर? अरे बस एक पॉइंट पे परिभाषा बदल दो, मान लो 0 पे डिसकंटिन्यूस है ये, तो 0 पे आप बोल दो इसकी जगह, यहाँ पे डेफिनेशन इसकी इंटीजर पे इसकी वैल्यू 0 कर दो, इस पॉइंट को चुका के यहाँ कर दो, परिभाषा ही बदल दी, मान लो 1 ऐड कर दिया इसमें। यस। ठीक, एक पॉइंट को आप चाहो तो शिफ्ट करा सकते हो ना, मतलब अगर हम चाहूं तो करा सकता हूं ना, एक पॉइंट पे चेंज करने से वो कंटिन्यूस बन सकता है ना। यस। तो ये रिमूवेबल के हो गया आपका। ये नॉन रिमूवेबल कैटर है, जिसमें आप चाह के भी उसको डिसकंटिन्यूटी से कंटिन्यूस में नहीं ले जा सकते। 3 टाइप की होती है, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप, ऑसिलेटिंग टाइप। जैसे मान लो फंक्शन है f(x) बराबर साइन ऑफ 1/x जब x 0 नहीं है, और जब x 0 है तो फंक्शन 0 है। अब आपको चेक करना है एट x बराबर 0। अब x बराबर 0 पे आप क्या देखते हो कि f(0) की वैल्यू तो 0 है, बट आप जब लिमिट x 0 पे निकालते हो तो आपको समझ में आता है ये तो फ्लक्चुएटिंग लिमिट है, क्योंकि x जब 0 पे जाएगा तो साइन इन्फिनिटी पे जाएगा 1/x। 1/x जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो हमें तो ये पता नहीं ना, ये तो फ्लक्चुएट करेगा ना -1 से 1। सही है। यस सर। तो क्या आप एक पॉइंट पे डेफिनेशन बदल के उसकी वैल्यू बदल के क्या इसको कंटिन्यूस बना सकते हो? नो सर। नहीं बना सकते, इसलिए ये नॉन रिमूवेबल है। इनफाइनाइट, जिसमें आइदर LHL, RHL और बोथ इन्फिनिटी आ जाए, जैसे फंक्शन आ गया 1/x, x नॉट 0, x 0 पे 0, इसका ग्राफ बनाओगे तो यूं आएगा, 0 पे वैल्यू 0 दे दी आपको, तो यहाँ पे लिमिट जा ही इन्फिनिटी को रही है। अब कैसे इसको चेंज करोगे? इसका नेचर है कि ये 0 के आसपास इन्फिनिटी को ही जाएगा। क्या 0 के आसपास उसमें डेफिनेशन बदल के इसको इन्फिनिटी से दूसरी जगह ले जा सकते हो? एक पॉइंट पे डेफिनेशन होगी, नहीं ले जा सकते।
यहाँ पे LHL या LHL कोई भी लिमिट मतलब अगर इन्फिनिटी को चली गई, मतलब इन्फिनिटी टाइप की कारण इन्फिनिटी को जाने की वजह से वो डज नॉट एग्जिस्ट आती है, तो वो इनफाइनाइट टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल। अगर ऑसिलेटिंग होने की वजह से वो डज नॉट एग्जिस्ट आती है लिमिट, तो वो टाइप 2 में आती है, इसमें ऑसिलेटिंग। अगर फाइनाइट है मतलब LHL एंड RHL बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर ये रीजन है तो वो फाइनाइट टाइप है, क्योंकि उसकी दोनों लिमिट तो है बट वो बराबर नहीं होने की वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती तो फिर आप उसको कंटिन्यूस बना ही नहीं सकते, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए ये सारे डज नॉट एग्जिस्ट वाले केस नॉन रिमूवेबल टाइप में आते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ही ले लो, fx एट x बराबर 0, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 0 से या x बराबर 1 ले लो, तो 0 से 1 तक यहाँ, 1 के जस्ट बाद यहाँ, तो RHL और LHL में हमेशा गैप आएगा इसमें, क्योंकि दोनों तो एग्जिस्ट करेंगी, LHL RHL में हमेशा गैप आया करेगा इसमें। यस सर। तो ये जो RHL माइनस LHL का जो मोड होगा, मोड, ये जो गैप होगा, गैप, इसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आपसे जंप पूछा है मतलब उसकी लिमिट तो आ ही रही है, LHL RHL आ रही है, दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका जंप हो जाता है, मतलब उसने उतना जंप मार दिया जस्ट उस पॉइंट के अबाउट, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस है, वो रिमूव तो नहीं किया जा सकता, बट उसका जंप पूछा आपसे। ठीक है भाई, यस कोई दिक्कत? नो सर। बस छाप लो। हाँ जी, सबको क्लियर है? आज आवाज नहीं आ रही, सुनने से क्यों वही बैठे हो बच्चे, क्या बात हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं सर, हम तो बोल ही रहे हैं। तुम अकेले ही बोल रहे हो बस और किसी की आवाज भी नहीं आ रही, कोई परेशानी है तो बता सकते हो। अभी प्रदीप कुमार क्या हो गया तेरे को? पीयूष? सर कुछ नहीं सर। अच्छा सर बारिश में ठंड लग गई सर। अच्छा, तो रजाई लेके सो जा फिर। तो बारिश में घूम ही क्यों रहे थे तुम? सर कभी कभी तो बारिश पड़ती है सर। फीलिंग लेने के लिए है? यस सर। फीलिंग कम लो, पढ़ लो भी। चलो छाप लिया तो बेटाए, बोलो। यस सर। तो कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन आया आपसे पूछे टाइप बता दो, तो हमने देख लिया किस कारण से वो डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट आ रही है और फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो मतलब मिसिंग पॉइंट है। फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी डिफाइंड है, बट दोनों बराबर नहीं है, मतलब पॉइंट उस सबके खिसक गया, तो आइसोलेटेड पॉइंट है। दूसरा केस, जब लिमिट ही नहीं आ रही, तो लिमिट ना आने के 3 रीजन होते हैं। अगर ऑसिलेटिंग है तो ऑसिलेटिंग टाइप है, एक भी कोई लिमिट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गई तो मतलब इन्फिनिटी टाइप डिसकंटिन्यूटी 2 है, और अगर फाइनाइट आ गई तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2 है, ठीक है। और उसमें जंप पूछ सकता है आपसे, LHL माइनस RHL का जो डिफरेंस होता है मोड के साथ, ठीक है। बस इतनी सी बात है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक फंक्शन दे रखा है 2 रेज टू पावर tan इनवर्स 1 by x when x is not 0, when x is 0 0, check function is continuous or not, पहला पार्ट। दूसरा, if discontinuous
देन टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तीसरा पार्ट, इफ फाइनाइट टाइप देन जंप। अगर फाइनाइट नहीं है तो जंप नहीं आएगा, अगर डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो टाइप नहीं आएगा, बस सिर्फ इतना ही आएगा। तो अगर है तो आगे बढ़ते रहो। अभी पीयूष कंटिन्यूस है। भाई x जीरो को जा रहा है तो 1/x के लिए LHL RHL अलग अलग देखेंगे। x जीरो प्लस को जा रहा है, 1/x इन्फिनिटी को जा रहा है, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 को जाता है, तो 2 की पावर tan इनवर्स x 2 की पावर π/2 को जाएगा। जब x जीरो माइनस को जाएगा 1/x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2 को जाएगा, 2 की पावर माइनस tan इनवर्स x मतलब 2 की पावर माइनस π/2 को जाएगा। तो लिमिट्स बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है और उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं है, इसका मतलब नॉन रिमूवेबल टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी है। और उसमें भी दोनों लिमिट आ रही है तो फाइनाइट टाइप है, टाइप 2 की। और जंप पूछा है तो जंप क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस, 2 की पावर π/2 बड़ा होगा उससे, बस ये आ जाएगा आंसर। यस सर। बस इतना सा टॉपिक था ये। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो बस जो बातें थी होगी। नाउ कॉन्टिन्यूटी का एक एप्लीकेशन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं उस पर। थ्योरी तो काम की है ही, उसका एप्लीकेशन भी बड़ा खतरनाक है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं उस पर, है ना। तो उस पर बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे, है ना। हेडिंग डालें, थोड़ा सा साइड हो जाओ। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सम थ्योरम्स। या उससे पहले एक दो क्वेश्चंस भी हैं, वो या तो मैं लास्ट में कराऊं या पहले कराऊं, तो फिर वो उससे मिक्स नहीं करते अपन, तो पहले ही कर लेते हैं ना। कॉन्टिन्यूटी की एप्लीकेशन से पहले ही कर लेते हैं, मतलब हालांकि कुछ नया नहीं है उसमें, कंटिन्यू आप खुद भी कर सकते हो, बट क्या है कि चलो उस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है ना, तो उस टाइप का भी अगर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके लिए हेडिंग डाल सकते हैं अपन, miscellaneous question. There is a question given, fx is a real function satisfying f of x plus y is equals to f of x plus f of y for all x y belongs to R. Then prove that it is continuous for all x if it is continuous at x बराबर 0। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन टाइप क्वेश्चन दिए। आपको इसको देख के याद आ गई होगी कि फंक्शन में मैंने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस दिखाई थी, उसमें ये भी था जिसका आंसर क्या था, kx kx प्लस ky बराबर k टाइम x प्लस y होगा।
Yes, sir. लेकिन वो मैंने आपको उसका प्रूफ तो बताया नहीं था, प्रूफ तो उसका डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आएगा। तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो चलो आप उसको अप्रोच करके काम कर सकते हो। अब यहाँ पर तो हम इस क्वेश्चन में उसको ऐसे नहीं ले सकते ना, हमें प्रूव करना है कि कोई भी फंक्शन अगर जो इसको फॉलो करेगा वो कंटिन्यूस ही होगा। तो इसको मैं जनरल तरीके से आपको प्रूव करना चाहूंगा, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि वो कंटिन्यूस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखोगे कि वो कंटिन्यूस है? है? क्या? f of 0 is equal to LHL fs is equal to RHL fs। मतलब LHL RHL वो एक ही बात है। लिमिट fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, ये होगा बेसिक डेफिनेशन कंटिन्यूटी का एट 0 पे। यस। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कोई भी पॉइंट a, लिमिट x टेंड्स टू a, कोई भी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है, मतलब किसी भी a पॉइंट पे जनरली fx बराबर fa आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। यही प्रूव करना है। क्यों भाई? Yes, sir. तो ठीक है, ये प्रूव करना है। अब बताओ ये दिया, ये प्रूव करना है, क्या करते? कहां से शुरू करें सर? स्टेप 1 क्या होना चाहिए? देखो क्वेश्चन में ये गिवन है वो हमने लिख लिया, ये प्रूव करना है वो हमने लिख लिया, ये चीज अभी यूज नहीं हुई तो इसका यूज तो होगा ही। तो अब दिमाग लड़ाओ, इसका यूज करना है, प्रूव भी करना है, क्या करूंगा? देखो दो आर्ग्यूमेंट है इसमें, दोनों में प्लस है। तो यहां से आप ये सोच सकते हो, बेसिक में मैंने शुरू में बता दिया था, लिमिट्स के अंदर कभी भी पूरे क्वेश्चन में लिमिट में आप x को a प्लस h रख सकते हो। कर सकते हो? बोलो। Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी आपकी इसकी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, क्योंकि गिवन है कि आप इसको f ऑफ a प्लस h को आप ऐसे लिख सकते हो f a प्लस f h। क्यों भाई? Yes, sir. यस सर। अब आपने दोनों लिमिट अलग अलग कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि आपको पता है ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना, ये तो f ऑफ 0 ही लिखा है और कुछ थोड़ी लिखा है। Yes, sir. तो ये क्या आ गया? और इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो h है ही नहीं, इसके अंदर तो h है ही नहीं, तो fa तो बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये लिमिट तो 1 आ जाएगी और ये f ऑफ 0 आ जाएगी, तो 1 प्लस fa प्लस f0 आ गया। Okay, sir. अब अगेन इस रूल का रिवर्स यूज करोगे, fa प्लस f0 बराबर क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस 0 बराबर f ऑफ a। यही प्रूव करना था। या आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसकी वैल्यू निकाल लेते, एक्स वाई दोनों को 0 0 पुट कर दो, f ऑफ 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाता, उससे भी ये f ऑफ a आ जाता, वो एक ही बात है। तो जनरल हम लेके चले थे, कोई भी लिमिट वो fa के बराबर प्रूव हो गई, इट मींस वो हमेशा कंटिन्यूस है। ठीक है? Yes, sir. बस ध्यान रखा है क्वेश्चन है और क्या। क्लियर? Yes, sir.
ये रब कर दो इधर वाला। अब दोस्त fx is a continuous function satisfying x square minus f fx plus fx minus 1 is equals to 0 for all x belongs to R। पिछले क्वेश्चन में कुछ फंक्शनल रूल दिया था, इसमें ये दिया फाइंड f of 1। ठीक है, अगर वो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम सबसे पहले जो दिया होता है उसी को पुट करने की सोचते हैं कि वहां से हम वो निकाल ले। यस सर। तो अगर हम बोले x की जगह 1 रख दो तो क्या होगा, x की जगह 1 रखोगे 1 माइनस f of 1 प्लस f of 1 माइनस 1, तो ये तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो इससे तो हमारे कोई काम नहीं आया। यस सर। तो क्या करें सर f(1) तो लिमिट s टेंड्स टू 1 कर लेंगे सर इक्वल। करना गई है सर कंटीन्यूअस दिया हुआ है तो वो तो ठीक है, कंटीन्यूअस दिया है। अब इस इक्वेशन में करूं क्या, तो सर लिमिट s टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू f(1) निकाल के कर लेंगे सर। कंटिन्यू कॉमन निकाल लेंगे सर, तो फंक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, x स्क्वायर माइनस 1 x लिखेंगे। चलो इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो, तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस fx के साथ आ गया 1 माइनस x बराबर 0। यहाँ से fx आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आएगा आपका। यस सर। क्योंकि fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो मतलब कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 आल्सो। और अगर कंटिन्यूअस है यस सर। तो जो f1 आपसे डायरेक्ट नहीं निकल रहा वो किसके बराबर होगा, वो लिमिट x टेंड्स टू 1 के बराबर होगा fx। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन से लिमिट आ गई। लिमिट 2 आ रही है क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो f1 भी 2 ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। कंटिन्यूअस ना होता ना तो हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 1 fx को f1 के बराबर नहीं बोल सकते, है इसीलिए बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? यस। तो मतलब इस तरह से थोड़ा सा इन्वॉल्व क्वेश्चन आ जाए तो आपका बेसिक तो है ही, और थोड़ा सा आपका दिमाग यूज होता है, और तो क्या। सीधा लिमिट नहीं पूछ रहा वो, बेसिकली थोड़ा घुमा के तरीके से पूछ रहे हैं। चलो, तो बाकी तो प्रैक्टिस है। तो अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं कि जो कंटिन्यूटी का एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालें एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी। रब कर दूं? यस। पहली बात, if fx is continuous function in clause A से B,
ठीक है ना। इसको डार्क क्यों करें, क्योंकि इसी में कुछ खास बात है, ये होगा तभी की बात है। देन आप क्या बात कह सकते हो कोई फंक्शन के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक सी चीजें हैं भाई। अब आपको थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, हालांकि रेंज में मैंने फंक्शन के टाइम बताया था, बट फिर भी शायद कहीं को फील ना आई हो। आज पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं ये कहता हूं इसमें पहला कमेंट, fx will have definitely its minimum and maximum value in a to b। एक इंटरवल है, इंटरवल पहली बात तो क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल ए से बी। कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, अगर वो कंटिन्यूस है क्लोज ए से बी में, तो उस क्लोज ए से बी में पक्की बात है कोई ना कोई उसकी मिनिमम वैल्यू और कोई ना कोई उसकी मैक्सिमम वैल्यू जरूर होगी। कैसे? सपोज ये x बराबर a है, ये x बराबर b है। मान लो आपका फंक्शन ऐसा है, a पे वैल्यू ये है और b पे वैल्यू ये, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक इतना फंक्शन है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये f मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो वैल्यू आएगी y की वो f मिनिमम वैल्यू होगी। दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। केस एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 क्या हो सकता है कि चलो सर ये x बराबर a था, ये x बराबर b था, सपोज ऐसे एक फंक्शन है, तो बीच में ये जो है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये जो है आपकी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहां पे भी इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू आ रही है। यस सर। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें क्या खास बात है, वो तो हमेशा ही आती है। तो उनको मैं दिखा दूं ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे मान लो ये a है, ये b है, ये फंक्शन कह लो और b पे ये वैल्यू आ गई यहाँ, तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है क्या? नो सर। तो ये सर डिसकंटिन्यूअस था, इसलिए मैक्सिमम होना कुछ जरूरी नहीं था। लेकिन कंटिन्यूअस अगर होगा क्लोज इंटरवल में, तो सर ये ए से बी तक क्लोज तो कंटिन्यूअस तो है, ए से बी ओपन में कंटिन्यूअस है, ये क्लोज में कंटिन्यूअस थोड़ी है ये, इसलिए इसकी मैक्सिमम नहीं हुई तो कोई खास बात नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है मिनिमम भी ना हो मैक्सिमम भी ना हो। मान लो ऐसा हो, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है कुछ? आपको याद करो फंक्शन के शुरुआत में जब मैं ग्राफ पढ़ाए थे, आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताई थी। मैंने बताया था कि अगर देखो जाए इसकी रेंज क्या लिखोगे, ओपन ए से बी। मान लो ये एफ ए है और ये एफ बी है, तो अब इसकी रेंज क्या लिखोगे? रेंज इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे ओपन एफ ए से लेके एफ बी तक। तो क्या इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? कोई बच्चा कहेगा एफ बी, तो सर एफ बी तो इंक्लूड ही नहीं है। फिर दूसरा बच्चा कहेगा एफ बी से जस्ट छोटा, किसी नंबर से जस्ट छोटा नंबर कुछ होता ही नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट है। याद है? यस। इस केस में ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू है। बट इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंटिन्यूअस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसका ये मतलब नहीं है, अब देखो कुछ लोग गलत चीजें मन में पैदा कर लेते हैं कि अच्छा अगर कंटिन्यूअस है ए से बी क्लोज में तो मिनिमम मैक्सिमम आएगी, बट अगर डिसकंटिन्यूअस है तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, इस पे ध्यान दें, थोड़ा रुक जाए। बारिश है तो मुस्कुराती है, सही है,
बट इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश नहीं है तो रोती है, याद है ना? तो हमने सिर्फ इतना कहा कि अगर क्लोज ए से बी में कंटिन्यूस है, अगर, पहली बात तो ये चीज है तो ही मैं कुछ कहने लायक हूं, अगर ये है ही नहीं तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। पहली बात तो थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर कुछ है तो ये पक्का है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि ये नहीं है तो ये नहीं होगा, या ये है तो ये होगा, ऐसा तो हम नहीं कहते ना। तो मैंने सिर्फ ये कहा अगर क्लोज ए से बी में कंटिन्यूस है तो पक्की बात है कि उस फंक्शन की उस इंटरवल में कोई ना कोई मिनिमम भी होगी, कोई ना कोई मैक्सिमम भी होगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो मिनिमम मैक्सिमम होगी नहीं। देख लो आप, ये डिसकंटिन्यूअस है बट यहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये डिसकंटिन्यूअस है, यहां दोनों नहीं आ रही है। लो एक और फंक्शन दिखा दो, ये ए से बी में डिसकंटिन्यूअस है लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू भी आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि डिसकंटिन्यूअस है तो वैल्यू आएगी ही नहीं, था कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि डिसकंटिन्यूअस है तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ नहीं सकती, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। वी विल डू नो कमेंट, कोई कमेंट हम कर ही नहीं सकते। मतलब एक आपसे कोई पूछे कि यार ये फंक्शन मतलब इसकी बात नहीं करना मैं, इन जनरल कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ए से बी में तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगी, फॉल्स, ऐसा कोई रूल नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ओपन ए से बी में तो पक्की बात है उसकी मिनिमम मैक्सिमम होगी, फॉल्स, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी क्लोज में तो थ्योरम कहती है कि हाँ पक्की बात है इसकी मिनिमम मैक्सिमम होगी, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है एग्जांपल टू एग्जांपल। जैसे यहां मिनिमम मैक्सिमम आ रही है, यहां एक आ रही है, यहां नहीं आ रही है, डिपेंड करता है, कोई खास बात नहीं है, समझे? यस सर। तो यहां लिख लेना, वी डोंट से दैट इफ डिसकंटिन्यूअस इन ए से बी then f max does not exist. It may or may not exist. May or may not exist. ये तो एक जनरल सी बात हमने आपके दिमाग में बिठाई, कोई भी थ्योरम की स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है, यदि ये है तो ये होगा, दैट्स इट, ये है तो ये होगा, नहीं कहते ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कहते। क्लियर है ना? ये शुरुआत से बताता हूं मैं। नाउ सेकंड पॉइंट, fx will have range क्लॉज एफ मिनिमम से लेके मैक्सिमम एफ मैक्सिमम। ये क्या बात हुई सर? ये तो ऐसी ऑब्वियस सी बात है, किसी की मिनिमम वैल्यू बताओ मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो रेंज मिनिमम से मैक्सिमम हो जाती है। हाँ भाई, प्रदीप कुमार गोयल। यस सर। बेटा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो रेंज 2 से 4 होती है? नो सर, नहीं होती है। उस टाइम बताया था, अब और क्लियर हो गया होगा कि भाई फंक्शन यहां से यहां तक गया, ये 2 से 3 तक गया और फिर 3 से जंप मार के ऊपर 4 से 5 हो गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसकी जो रेंज है वो 2 से 5 है। मिनिमम पता है, मैक्सिमम पता है, और ये पता हो कि वो कंटीन्यूअस है। याद करो उस टाइम मैं मेथड में बताता था, डेरिवेटिव मेथड में, कि मिनिमम है, मैक्सिमम है और पता है कंटीन्यूअस है, तो हम डंके की चोट पे बोलते थे इसकी रेंज ये होगी। तो वो यही तो रीजन है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। यहां से लेके यहां तक जितने भी वाई आएंगे बीच में, सबके लिए कोई ना कोई एक्स मिलेगा। इसका मतलब रेंज पूरी कवर हो रही है। अगर बीच में वो डिसकंटिन्यूअस होता है तो हो सकता है बीच में कोई वाई आपको ना मिले, बट अगर वो कंटिन्यूअस है क्लोज ए से बी में तो मिनिमम भी आएगी, मैक्सिमम भी आएगी, और जो रेंज होगी वो मिनिमम से मैक्सिमम ही होगी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। रेंज मिनिमम से मैक्सिमम होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यही तो कह रहा हूं मेरे भाई कि यहां से लेके यहां तक कोई भी वाई ले लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई मान लो ये वाई बराबर 2 है,
ये y बराबर 5 है, तो मैंने y बराबर 4 लिया, y बराबर 3 लिया, y बराबर 2.5 लिया, 2 से 5 के बीच कोई भी y वाली लाइन खींच दो, वो ग्राफ को जरूर कट करेगी और उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मुझे इनपुट जरूर मिलेगा। तो सी पॉइंट में ये तो कह रहा हूं, ऑल द वैल्यूज ऑफ बीटा बिलोंग्स टू एफ मिनिमम से लेके एफ मैक्सिमम के बीच की आर ऑब्टेनेबल मतलब पक्की बात है, अगर फंक्शन क्लोज ए से बी में कंटीन्यूअस है तो उसकी जो भी रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम, उसके बीच की हर वाई वैल्यू कहीं ना कहीं मिल जरूर रही होगी। दैट इज डी पॉइंट में। अब आती है मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये सब थ्योरेटिकली मैंने आपको समझाया, किताबों में ऐसा चीज लिखा होता है कि फॉर ऑल बीटा belongs to f minimum to f max, there exists a alpha belongs to a से b for which f alpha is equals to beta। अगर मैं सीधा ये लिख देता तो हमारे तोते उड़ जाते, है ना। तो इसको समझो, ये वही बातें बोल रहा हूं मैं मैथमेटिकली जो ऊपर 3 लाइनों में बोल के आया हूं कि अगर फंक्शन क्लोज ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू है, उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बीच का कोई भी y बराबर बीटा ले लो, उसके करेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब समझते हो ना, देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई ए अल्फा, अल्फा मतलब, इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी, 2 मिनट रुको। कोई ना कोई अल्फा ऐसा जरूर होगा ए से बी के बीच में जिसके लिए वैल्यू एफ ऑफ अल्फा बराबर बीटा होगी। कोई ना कोई बीच का एफ मिनिमम से एफ मैक्सिमम के बीच बीटा, हर बीटा के लिए कम से कम एक अल्फा जरूर मिलेगा जिसके लिए एफ की वैल्यू अल्फा पे बीटा के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आई? यस। और इसका क्या मतलब है ये भी समझा दूं इंग्लिश में। मैंने आपको क्वाड्रेटिक के टाइम ही बताया था, देयर एग्जिस्ट अ रूट, मतलब एक रूट नहीं होता, एटलीस्ट 1 रूट होता है। ये इंग्लिश वाला वर्ब है वो, तो ये इसका मतलब है एटलीस्ट 1 अल्फा, नॉट एग्जैक्टली 1 अल्फा, मे बी 1 वैल्यू ऑफ अल्फा और मोर देन 1। अच्छा सर मोर देन 1 कैसे? अरे वो दूसरा एग्जांपल जो मैंने मिटा दिया, उसमें क्या था सीन? उसमें ये था कि इसके ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इसके बीच का कोई भी बीटा ले लो, मान लो ये ले लिया मैंने बीटा, तो इसके लिए मुझे 2 अल्फा मिल रहे हैं, एक अल्फा 1 ये रहा, एक अल्फा 2 ये रहा, दोनों पे वैल्यू सेम आएंगी और दोनों अल्फा 1 अल्फा 2 ए से बी के बीच है। वही हमने कहा था कि मिनिमम से मैक्सिमम के बीच जितने भी वाई आते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग कम से कम एक वैल्यू x की अल्फा ए से बी के बीच जरूर होगी जिस पे वैल्यू बीटा आएगी। इसी को हमने बोला इट मींस ऑल द वैल्यूज बिटवीन दिस एंड दिस आर ऑब्टेनेबल, मतलब किसी ना किसी अल्फा जो ए से बी के बीच है उस पे वो सारी वैल्यू कवर करेंगी, इसलिए उसकी रेंज भी एफ मिनिमम से एक्स मैक्सिमम क्लोज होगी। बट ये सारी कहानी कब वैलिड है? जब वो क्लोज इंटरवल में है, क्योंकि ओपन में तो फिर रेंज का ही नहीं पता, मिनिमम का ही नहीं पता, मैक्सिमम का ही नहीं पता, बीच में कुछ उड़ भी सकता है। समझ में आ गई सारी बात? यस सर। तो इसलिए मैंने उस टाइम आपको बताया था रेंज में। अब आप सोचो वहां मैं आपको ना बताता, आप सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम निकाल के आंसर निकालते रहते, अब यहाँ आके शॉक लगता आपको कि ये क्यों सर। तो वहां चाहे कम समझ में आया बट अपन को सच्चाई बता थी तो अब और समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नो सर। चले। यस सर। तो इसी चीज को मैं अब थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं अगले पॉइंट में।
पॉइंट नंबर 2 मान लो चाहे कि अब एक बात बताओ, दो केस मैंने आपको दिखाए। एक केस तो ये था कि ये ए था और ये बी था और फंक्शन यहां से यहाँ इंक्रीजिंग था मान लो, है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एफ ए हो गई, यही एफ मिनिमम हो गया और ये एफ बी हो गया, यही आपका मैक्स मैक्सिमम हो गया। या क्या होगा, ये ए है ये बी है, इस तरह से कुछ होगा मान लो, तो यहां ये एफ मैक्सिमम होगी, यहां ये एफ मिनिमम होगी, ये एफ ए होगा एफ ए, ये मान लो आपका एफ बी है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये जो लेंथ है ये जो इंटरवल है ये तो, या एफ बी को मैं ऊपर ले जाता हूं एक बार, है ना, ये जो इंटरवल है ये एफ बी है, ये जो इंटरवल है ये तो एफ ए से एफ बी है, यहां से यहां तक का भाई, तो ये Yes. या तो रेंज के अंदर ही कुछ एक सबसेट होगा या ज्यादा रेंज के बराबर हो सकता है, इतना ही हो सकता है। Yes. तो मान लो क्वेश्चन में कि ए बी से छोटा है, ठीक है ना, ए बी से छोटा है और ए तो बी से छोटा है ही, चलो वो तो मैंने बोल ही दिया। मैं ये मान रहा हूं कि एफ ए एफ बी से छोटा है, क्या बोल रहा हूं, एफ ए एफ बी से छोटा है, सही है। Yes. एक सेकंड, कि मान लो एफ ए एफ बी से छोटा है, ए छोटा है एंड एफ ए एफ बी से छोटा है, तो क्या जब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक के बीच का कोई भी y बराबर बीटा ले लो, कोई ना कोई उस पर एक्स अल्फा मिलेगा, तो बेटा इसके बीच में जो ये रेंज है इनके बीच का भी कोई भी y बराबर बीटा ले लो, वो भी तो मिलेगा। Yes, sir. क्योंकि इन दिस केस इसे एफ ए से एफ बी का जो इंटरवल है इज सबसेट ऑफ एफ मिनिमम से एफ मैक्सिमम, ये बराबर हो जाएगा। तो वी कैन से फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू एफ ए से एफ बी देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ए से बी। क्या ये बात सही है कि एफ ए और एफ बी तो या तो एफ मैक्स और एफ मिनिमम के बराबर होगा या उससे छोटा सेक्टर होगा, एफ बड़ा तो हो नहीं सकता, तो उसी के बीच का ही कोई पार्ट होगा, तो उनके बीच का भी कोई भी वाई कोई भी बीटा ले उसके करस्पॉन्डिंग कम से कम एटलीस्ट एक अल्फा जरूर मिलेगा ए से बी के बीच में, जिस पे वैल्यू क्या होगी सच दैट एफ ऑफ अल्फा बराबर बीटा होगा। बोलो। Yes. और जब आपने मतलब इसमें मैं एक ओपन ही लगा रहा हूं एक तरह से, छोड़ो, जब एफ ए और एफ बी बराबर नहीं हो सकते, तो ये मान लो यहां है ये यहां है, तो इसके बीच का कोई भी जो वैल्यू होगा उसका जो इनपुट होगा वो भी तो ए और बी के बीच ही आएगा, तो यहां ओपन भी तो लगा ही सकता हूं। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कि कोई भी इंटरवल ए से बी है जिसमें फंक्शन क्लोज है, if fx is continuous in
ये लिख लेना चाहिए तो शुरू में, क्लोज ए से बी, देन फॉर ऑल बीटा एफ ए से एफ बी देयर एग्जिस्ट अल्फा ए से बी सच दैट एफ ऑफ अल्फा बराबर बीटा। सही है? Yes, sir. तो इसी को ना कई जगह लिखने का तरीका थोड़ा दूसरा है। जब एक बात बताओ, आप ये कहना चाहते हो कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, मान लो ऐसा सीन है, ठीक, ये आपका एफ ए है, ये आपका एफ बी है। जब इस एफ ए और इस एफ बी के बीच का कोई भी पॉइंट आएगा तो इस एफ ए और इस एफ बी के जो बीच में सेंटर में आएगा एफ ए प्लस एफ बी बाई टू, जो इनका मीन होगा, मीन, वो वैल्यू भी किसी ना किसी अल्फा के लिए तो आएगी। हालांकि इस केस में मुझे 3 अल्फा दिख रहे हैं, हो सकता है किसी केस में एक ही अल्फा हो। क्यों भाई? Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए से बी क्लोज then for all then there exists a alpha between A से B such that f of alpha बराबर बीटा for all बीटा एफ ऑफ अल्फा बराबर एफ ए प्लस एफ बी बाई टू। सही है? Yes. कि ए से बी के बीच में कम से कम एक अल्फा जरूर ऐसा मिलेगा जिस पे जो वैल्यू है वो एफ ए प्लस एफ बी बाई टू के मीन के बीच आएगी, मीन के बराबर आएगी। तो जब ये बात तो हम पहले कह चुके हैं कि एफ ए से एफ बी एक लेंथ है, उसके बीच की हर वैल्यू आएगी किसी ना किसी एक्स के लिए, तो उसके बीच में उसकी मीन वैल्यू भी आएगी, तो वो भी किसी ना किसी एक अल्फा के लिए तो आएगी। Yes, sir. लेकिन जैसे ऊपर वाले केस में मैंने ये बोला था ना कि अगर a लेस देन बी है, एफ ए लेस देन एफ बी है, मान लो बेटा इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि ये a है, ये b है, और फंक्शन ऐसा हो गया, ऐसा। ठीक है, ध्यान देना, आपका एफ ए भी यही है, एफ बी भी यही है, तो मीन भी यही होगा, एफ ए प्लस एफ बी बाई टू। बोलो, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. भाई ये x है, ये x है, तो 2x बाई टू ये भी x ही होगा। Yes. लेकिन ये वैल्यू कहीं और नहीं मिल रही ना। No, sir. भाई a से b के बीच कोई भी अल्फा ले लो, क्या उस पे ये वैल्यू मिल रही है? वो वैल्यू तो सिर्फ a पे और b पे खुद ही मिल रही है। Yes, sir. तो हमने कहा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ए से बी क्लोज है, ठीक है, कम से कम एक अल्फा होगा ए से बी के बीच कॉमन सच दैट ये, तो ये गलत हो गया ना इस एग्जांपल के लिए, इस एग्जांपल के लिए गलत हो गया। Yes, sir. इसलिए हम इसको क्लोज ऐसे करते हैं पर्टिकुलर इस एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा वो डिटेल में बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज इतनी काम की बात जो मोटी मोटी है वो यही है जो मैंने पिछले पॉइंट में कर चुका हूं ऑलरेडी। क्या कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ना क्लोज ए से बी में, क्लोज ए से बी में, तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसकी वो रेंज भी होगी, और उस रेंज के बीच का कोई भी वाई वैल्यू ले लो उसके लिए कम से कम एक एक्स जरूर आएगा उस ए से बी के इंटरवल के बीच में कि उस पर उसकी वैल्यू आएगी, दैट्स इट। फिर उसी को हमने कहा कि मान लो चलो ए एफ बी से छोटा ही है, तो एफ बी एक इंटरवल हो गया, एफ बी एक इंटरवल है, वो एफ मैक्सिमम से एफ मिनिमम जो इंटरवल है उसके बीच का कोई इंटरवल है, उसके बीच की भी कोई ना कोई हर वैल्यू के लिए वाई के लिए कोई ना कोई एक्स मिलेगा, तो वो मिलेगा। सही बात है। फिर हमने कहा मान लो ये केस आ गया, तो इस केस में वो नहीं मिलेगा मीन वैल्यू, इसलिए हमने उसको बीच में चलो क्लोज लगा दिया यहाँ पे। कोई परेशानी? No, sir.
फिर सर इन जनरल की क्लोज ब्रैकेट डालेंगे? नहीं, इन समझे नहीं, वो वर्डिंग पर डिपेंड करता है। जैसे अब इस क्वेश्चन में उसने ये मेंशन कर दिया इस इंटरवल को देके कि ए बी से छोटा है, और ये इंटरवल देके भी उसने एग्जाम में ये शो कर दिया कि एफ ए एफ बी से छोटा है, तभी छोटे से बड़ा ही तो लिखा जाता है इंटरवल। यस जब वो ये लिख रहा है इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली कह रहा है कि एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हो सकता। 0 से 0 इंटरवल थोड़ी होता है कभी, 1 से 1, 2 से 2 ऐसे इंटरवल होता है कभी। नो सर। तो उस केस में हमें यहां ओपन क्लोज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट बीच में ही आएगा। और जनरली बुक्स में आपको यही मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि fx is continuous in closed A से B, then for all beta belongs to this, there exists alpha this such that this। यही स्टेटमेंट मिलेगा आपको किसी भी बुक में देखेगा। मैंने तो आपको एक एक्स्ट्रा लेवल पे बात बताई है कि देखो ऐसे केस में अगर हम बारीकी पे बात करें और ये ना बताएं एफ ए एफ बी से छोटा है और एफ ए एफ बी के बराबर अगर हो गया, तो हम फिर इस केस को स्किप करते हैं इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, ओके सर। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी, ठीक है। यस सर। अब इसका जो सबसे इंपोर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जो इसका सबसे सारी अलग अलग फॉर्म्स है, ये मॉडिफाइड हो गई, कोई अलग केस लग गया, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो अपने काम आएगा क्वेश्चंस में, वो स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड वाला मान लो, थर्ड वाला, इफ fx is continuous function in a से b, क्लोज, पहली बात तो क्लोज, एंड fa into fb नेगेटिव आ गया, then there exists at least one alpha between open A से B such that fx बराबर 0। अब देखो आप सोचो, ये क्वेश्चन ये कोई नई चीज नहीं है, अगर आपने समझा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हमने क्या बोला, ए से बी, ये ए है ये बी है, फंक्शन कंटीन्यूअस है और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो या तो यहां से यहां गया होऊंगा मैं, और या यहां से यहां गया होऊंगा। क्यों भाई, बोलो? यस सर। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वो जो लेंथ है, मान लो -2 से 3 है या -1 से 5 है, जो भी है, उसके बीच में 0 आता है, 0। यस सर। तो वो वैल्यू भी किसी ना किसी कम से कम एक अल्फा के लिए आएगी ए से बी के बीच में। यस सर। और यहाँ पे आपको पता है एफ एफ बी नेगेटिव है, मतलब ना तो एफ ए 0 है ना एफ बी 0 है, मतलब साइड वाले पॉइंट्स तो इंक्लूड हो ही नहीं सकते, तो पक्की बात है उनके बीच ही कोई पॉइंट आएगा, तो यहाँ ओपन से काम चल जाएगा। यस सर। बस, तो कम से कम एक अल्फा होगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे 2 मिल गए, 3 मिल गए, बोलो? यस सर। इसी स्टेटमेंट को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, there exists at least one root between a to b of fx बराबर 0। exist one root of fx बराबर 0 between a to b। इसी को लिखने का ये भी तरीका है, there exists at least one c belongs to a to b such that f of c बराबर 0। क्या आप समझ रहे हो? सब एक ही तरीके हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहा है, बात वही है। यस सर। हाँ जी, यस सर। तो अल्टीमेटली मेन मुद्दे की बात मैं आपको समझा दूं, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, ओपन में है तो कोई बात ही नहीं करेंगे हम, नो कमेंट्स, क्लोज में है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, रेंज आएगी उसकी मिनिमम से मैक्सिमम, और उसके बीच का हर वाई आएगा। क्लियर है? कम से कम अल्फा जरूर आएगा। ऐसी अगर उन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एफ ए बी ऊपर नीचे हो गए, बीच में एक्स एक्सिस आएगी, वाई बराबर 0 आएगा, तो कम से कम एक बार फंक्शन एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा, या ये बोल लो कम से कम एक रूट
एफ एक्स बराबर 0 का जरूर आएगा, या ये बोल लो कम से कम एक बार एफ एक्स बराबर 0 जरूर होगा, या कम से कम एक सी जरूर होगा जिसके लिए एफ सी बराबर 0 होगा बिटवीन ए टू बी, ओपन ए से बी। इसमें कोई शक किसी को, जैसे यहाँ एक अल्फा यहाँ 3 अल्फा। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते थे अपन शुरू में 11th में, वहां पे लास्ट में कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उस टाइम कहा था कि ये बात 12th में प्रूव होगी, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए आप लगा सकते हो, अगर एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव आ गया तो पक्की बात है पॉलिनोमियल का एक रूट एफ ए एफ बी के बीच में होगा। यस सर। याद आ गई? यस सर। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर, और क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए मैंने वहां क्यों बोला, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं, तो इसलिए कोई भी पॉलिनोमियल में अगर एफ ए और एफ बी पे वैल्यू नेगेटिव आ गई तो पक्की बात है एक रूट ए से बी के बीच ही होगा, एटलीस्ट वन रूट होगा। और क्वाड्रेटिक के लिए एग्जैक्टली वन क्यों बोलते थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दोनों रूट तो ए से बी के बीच हो ही नहीं सकते थे, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, तो बस इसलिए वहां एग्जैक्ट वन था। लेकिन 3 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री पॉलिनोमियल के तो एटलीस्ट वन रूट बोलना पड़ेगा ना, हो सकता है 3 हो सकता है 5 रूट, क्यों भाई? यस सर। तो वहां ये इसलिए करते थे क्योंकि वो इसी थ्योरम से प्रूव होता है, कॉन्टिन्यूटी से। अब बताओ वहां पे क्या बात करने, तो बस वहां आपको याद करा दिया जाता है, प्रूफ ये है। अब पॉलिनोमियल से निकल के बाहर आ गए, अब हम जनरल कोई भी फंक्शन दुनिया का अगर वो कंटीन्यूअस है क्लोज ए से बी में, तो कम से कम, और एफ ए एफ बी नेगेटिव है तो ए से बी के बीच में कम से कम एक रूट जरूर होगा उसका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस करने के लिए, इसका जो एप्लीकेशन है मैं आपको कल दिखाऊंगा। अभी तो जो है थ्योरेटिकल पार्ट पड़ा है, उससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक। ट्रू फॉल्स बताना है। IMVT इज एप्लीकेबल इन A to C। सेकंड, IMVT इज एप्लीकेबल इन A से B। थर्ड, IMVT इज एप्लीकेबल इन B से C। फोर्थ, यूजिंग IMVT in A से B, there exists alpha belongs to A से B such that f alpha बराबर f a plus f b by 2 होगा। Using IMVT in B to C, there exists alpha between B to C such that f alpha बराबर f b plus f c by 2। From figure in B to C, there exists alpha belongs to B to C such that f of alpha बराबर f of b plus f of c by 2। हाँ जी, ट्रू फॉल्स बता दो। पहले में IMVT एप्लीकेबल या नहीं एप्लीकेबल के लिए तो क्या कंडीशन होती है, कि कंडीशन होती है कि फंक्शन ए से बी में क्लोज कंटीन्यूअस होना चाहिए। यस सर। तो क्लोज ए से सी में फंक्शन कंटीन्यूअस है? नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस इन ए से सी, इसलिए IMVT इज नॉट एप्लीकेबल। सही है? ए से बी में यस सर। कंटीन्यूअस एप्लीकेबल है, बी से सी में नहीं है। ये बात तो क्लियर है कि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते थ्योरम, उसके लिए कॉन्टिन्यूट होना चाहिए क्लोज इंटरवल, इतनी सी बात है। यस। अब ए से बी में क्लोज इंटरवल है तो पक्की बात है कोई ना कोई अल्फा ए से बी के बीच होगा सच दैट अल्फा एफ ए प्लस एफ बी बाय 2 होगा। सही बात है? यस सर। अब इन दोनों का बताओ क्या है, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, कौन सा फॉल्स? सर ऊपर वाला फॉल्स है, नीचे वाला ट्रू है। हाँ जी,
भाई इसने बोला यूजिंग IMVT, तो पहली बात तो ये गलत हो गया, फॉल्स, क्योंकि यूजिंग IMVT कैन नॉट बी यूज्ड, IMVT इज नॉट एप्लीकेबल। तो आप इस पे IMVT के थ्रू तो बात ही नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला था, डिसकंटीन्यूअस है तो अलग बात है, कंटीन्यूअस है तो ही थ्योरम लगती है, अदरवाइज तो थ्योरम का रोल ही नहीं है, लगना ना लगना बात ही नहीं है। तो यहाँ तो थ्योरम तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो डिसकंटीन्यूअस है। नाउ दूसरे वो कह रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंग, तो भाई थ्योरम की मदद से हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो चीज हमारे सामने है उसको देख के तो कुछ कह ही सकते हैं कि ये FB है, ये FC है, तो इनका मीन जो होगा बीच में होगा FB प्लस FC/2। Yes, sir. तो उसके लिए कोई ना कोई अल्फा आ रहा है ना B से C के बीच, तो जो Yes, सामने है उस yes, सच sir. को थोड़ी नकार देंगे। हाँ IMVT लगा के नहीं बोल सकते, बट सामने ग्राफ है उसको देख के तो बोल ही सकते हैं। Yes, sir. तो ये ट्रू है, yes sir. ये फॉल्स है, समझे? कोई परेशानी? No sir. चलो तो ये थ्योरम पढ़ लेना अच्छे से, इसका थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ाया मैंने आज, इसका जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है वो कल अपन डील करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर ये अपना कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।